हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक हमने संवैधानिक मानवीय मूल्य खत्म किया। देखते हैं हमारे सिलेबस में हमने क्या क्या खत्म कर लिया है। तो हमने आचरण एवं नीति, व्यावसायिक आचरण एवं नीति को खत्म कर दिया है, शिक्षक की भूमिका को खत्म कर दिया है, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने खत्म कर दिए। अभी हमारे 2 महत्वपूर्ण टॉपिक और हैं जिन्हें हम कुछ ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेरणा, अभिप्रेरणा या प्रेरणा। ठीक है, उसके बाद हमारा केवल एक टॉपिक बचेगा। तो हम शुरू करते हैं आज प्रेरणा और अभिप्रेरणा क्या होता है। तो हम अब अभिप्रेरणा के बारे में जानते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा जो है ये अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। ये अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। और ये जो मोटिवेशन है ये किससे बना है? ये मोटिवेशन जो बना है ये लैटिन भाषा के मोटम से बना है। MOTUM, ये मोटम से बना है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है संचालित करना। मोटम का अर्थ होता है संचालित करना। ठीक है, अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के मोटम से बना है, जिसका अर्थ होता है संचालित करना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर अर्थात हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वे प्रक्रियाएं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए संचालित करती हैं उन्हें हम अभिप्रेरणा कहते हैं। लिखते हैं वे प्रक्रियाएं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए संचालित करती हैं, किसी कार्य को करने के लिए संचालित करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीधे शब्दों में अभिप्रेरणा का अर्थ। अब हम देखते हैं दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि स्कूली शिक्षा में अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का महत्वपूर्ण स्थान है। स्कूली शिक्षा में अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का महत्वपूर्ण स्थान है। एक हमारी ये हो गई प्रेरणा की परिभाषा। ठीक है, फिर शिक्षकों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने जो है अभिप्रेरणा को सीखने का राजकीय मार्ग माना है। शिक्षकों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजकीय मार्ग माना है। अब हम एक सरल शब्दों में सीधी सीधी परिभाषा कह सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, आरंभ रखना तथा दिशा प्रदान करना अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, ये हमारा अभिप्रेरणा का अर्थ हो गया। एक बार हम और देख लेते हैं प्रेरणा का अर्थ क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं पे आते हैं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा जो है अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के मोटम से बना है। मोटम का अर्थ होता है संचालित करना, अर्थात वे प्रक्रियाएं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए संचालित करती हैं अभिप्रेरणा कहलाती हैं। ठीक है, फिर स्कूली शिक्षा में अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा एवं मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजकीय मार्ग कहा है। अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, आरंभ रखना तथा दिशा प्रदान करना अभिप्रेरणा कहलाता है। अब हम आते हैं प्रमुख परिभाषाओं पे। अब हम अभिप्रेरणा की परिभाषाओं को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा सीखने का एक राजमार्ग है। की पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, मात्र सीखने का एक राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का एक राजमार्ग है। ये किसने कहा है? स्किनर ने।
अभिप्रेरणा सीखने का एक राजमार्ग है, स्किनर ने कहा है, की पॉइंट याद रखिएगा। ओके, फिर अगली परिभाषा है, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। सीखने की एक आवश्यक शर्त है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कहा है मिल्टन ने। अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, मिल्टन ने कहा है, ठीक है। फिर अगला देखिए, किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित बना देना अभिप्रेरणा है। किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित बना देना अभिप्रेरणा है। ये किसने बोला है? गुड ने। ये गुड ने कहा है। ओके, ये सारी परिभाषाएं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, टेट में, सुपर टेट में, सब में। फिर है अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये कहा है थॉमसन ने। थॉमसन ने कहा है अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। फिर अगली महत्वपूर्ण परिभाषा पे हम आते हैं, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के रूप में की जा सकती है। अब मूल प्रवृत्तियां यहाँ की तो आपको पता ही होगा किसने कहा है, ये मैकडूगल ने। ओके, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के रूप में की जा सकती है, मैकडूगल ने कहा। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई? 14 बताई हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं, अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं, ये भी कहा है मैकडूगल ने। ओके, तो ये सारी आपकी परिभाषाएं होगी। एक बार हम और देख लेते हैं। अभिप्रेरणा सीखने का एक राजमार्ग है, स्किनर ने कहा है। अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, मिल्टन ने कहा है। किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित बना देना अभिप्रेरणा है, गुड ने कहा है। अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, थॉमसन ने कहा है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के रूप में की जा सकती है, मैकडूगल ने कहा है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं, किसने कहा है? मैकडूगल ने। तो ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार कौन सा है? जन्मजात एवं आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। जन्मजात या प्राथमिक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं इसको, या आंतरिक भी कह सकते हैं। प्राथमिक अभिप्रेरणा, ठीक है। और जो दूसरी है हमारी, उसे हम कह सकते हैं अर्जित या द्वितीयक। अर्जित या द्वितीयक, द्वितीयक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो देखिए, अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। पहला जन्मजात या प्राथमिक अभिप्रेरणा और दूसरा होता है अर्जित या द्वितीयक अभिप्रेरणा। तो जो जन्मजात, जो हमें जन्म से होती है, जो हमारे अंदर जन्म से होती है, वो जन्मजात अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे भूख, प्यास, नींद, ये सब हमें जन्म से, हमें ये कोई सिखाता नहीं है। भूख, प्यास, नींद, ये सारी चीज़ें ये हमें कोई बताता नहीं है कि अब तुम्हें भूख लगना है या प्यास लगना है, नींद लगना है। तो ये हमारी जन्मजात ही हमारे अंदर ही होती है। तो हम इसे आंतरिक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है। फिर आता है अगला अर्जित या द्वितीयक अभिप्रेरणा। ओके, अर्जित या द्वितीयक अभिप्रेरणा। तो इसमें क्या हो जाता है, जो हम अर्जित करते हैं, जो हमें समाज से प्राप्त होता है, जो हम बाहर से अर्जित करते हैं, जैसे धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि हो गया। तो और हम इसे बाह्य प्रेरणा भी कह सकते हैं, सॉरी, हम इसे बाह्य अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए,
अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, जन्मजात या प्राथमिक प्रेरणा, इसे हम आंतरिक प्रेरणा भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत भूख प्यास नींद यानी जो हमारे अंदर जन्मजात होती हैं वो प्रेरणाएँ आती हैं। फिर दूसरी होती है अर्जित एवं द्वितीयक अभिप्रेरणा, जिसे हम बाह्य प्रेरणा भी कह सकते हैं, जो हमें बाहर से प्राप्त होती हैं, समाज से प्राप्त होती हैं, जैसे धन प्रतिष्ठा सम्मान आदि। तो ये हो गया हमारा अभिप्रेरणा के प्रकार। अब हम देखते हैं कि प्रेरणा के तत्व कौन कौन से होते हैं। अभिप्रेरणा के 4 तत्व होते हैं। अभिप्रेरणा के 4 तत्व होते हैं। तत्व कौन कौन से होते हैं? 4 तत्व होते हैं। ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन से तत्व होते हैं अभिप्रेरणा के। तो पहला आता है हमारा आवश्यकता। ये क्लार्क हल ने दिया था। अप्रेरणा के 4 तत्व क्लार्क हल ने बताया था। क्लार्क हल ने अप्रेरणा के 4 तत्व बताए थे। ठीक है, तो पहला आता है आवश्यकता, दूसरा है चालक, हम इसको अंतर्नोद भी कहते हैं, और प्रणोद भी कहते हैं। ओके, फिर तीसरा आता है हमारा प्रोत्साहन। प्रोत्साहन या उत्तेजक। फिर चौथा है सबलीकरण। तो ये 4 हमारी अभिप्रेरणा के तत्व हैं। तो अब देखते हैं क्या होती है। तो पहले हमने देखा कि आवश्यकता, दूसरा है चालक, अंतर्नोद एवं प्रणोद, तीसरा है प्रोत्साहन या उत्तेजक, चौथा क्या है? सबलीकरण। ठीक है, तो आवश्यकता क्या होती है भाई? हर किसी प्राणी की कुछ ना कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन, पानी, हवा, ये सारी चीज़ें। इसके बिना तो आदमी रह ही नहीं सकता। भोजन, पानी, हवा, 1 मिनट। ठीक है, तो ये सारी आवश्यकताएं हो गई, मौलिक आवश्यकताएं हो गई मनुष्य की। भोजन, पानी, हवा। ओके, फिर देखते हैं चालक। चालक क्या होता है? चालक है कि जब प्राणी को किसी की आवश्यकता होती है तब वो चालक को जन्म देता है। जब प्राणी को कोई आवश्यकता होगी तब वो चालक को जन्म देता है। तो चालक क्या हो गया? जैसे हमने माना आवश्यकता हमारी पानी है, चालक क्या हो गया? प्यास हो गई। जब हमें प्यास लगी तभी हमें पानी की आवश्यकता पड़ी, तो यानी कि आवश्यकता ही चालक को जन्म देती है। ठीक है, फिर तीसरा हम देखते हैं प्रोत्साहन या उत्तेजक। ठीक है, अब हमें अगर प्यास लगी है तो अगर हमें पानी की प्राप्ति हो जाएगी, प्यास लगी है तो अगर पानी की प्राप्ति हो जाएगी तो ये हमें प्रोत्साहन मिल जाएगा। भाई पानी की आवश्यकता थी, चालक था प्यास, प्यास लगी थी तभी हमें पानी की आवश्यकता हुई थी। अगर हमें पानी की प्राप्ति हो जाती है तो हमें क्या होता है? प्रोत्साहन मिलता है। फिर आता है सबलीकरण, इसका मतलब है दोहराना। तो फिर हम दोबारा ले सकते हैं, दोहराना। तो ये हो गए आपके प्रेरणा के तत्व, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन एवं सबलीकरण। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण तत्व हैं आपके, इसे क्लार्क हल ने दिया है। और इन विचारों के, इन मनोवैज्ञानिकों के विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की काफ़ी अहमियत थी। अभिप्रेरणा को ये लोग बहुत महत्व देते थे, मनोवैज्ञानिक। ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा को महत्व देते थे, बहुत ही अहमियत देते थे। ठीक है, यानी कि इससे सबसे सिद्ध होता है कि इन लोगों की नज़र में अभिप्रेरणा की बहुत काफ़ी अहमियत थी। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में भी अपना प्रेरणा एक महत्व रखती है। बिना, जब तक प्रेरणा हमें नहीं मिलेगी हम सीख नहीं सकते। चाहे वो आंतरिक प्रेरणा हो, चाहे बाह्य प्रेरणा हो, हम खुद से प्रेरित हों या बाह्य प्रेरित हों, सीखने के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अभिप्रेरक क्या होते हैं। तो अभिप्रेरक वे उद्दीपक होते हैं, अभिप्रेरक वे उद्दीपक होते हैं जो हमें किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अभिप्रेरक वे उद्दीपक हैं जो हमें किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। बस उद्दीपक का यही होता है। अब देखते हैं हम कि अभिप्रेरकों के प्रकार क्या क्या कितने होते हैं, प्रकार किस सबके अनुसार हम देखते हैं क्या होते हैं अभिप्रेरक के प्रकार।
ठीक है। अभिप्रेरक के प्रकार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम देखते हैं प्रेरक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहले हम देखते हैं मैस्लो के अनुसार। मैस्लो के अनुसार, तो मैस्लो के अनुसार दो प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं। पहला है जन्मजात अभिप्रेरक, जन्मजात अभिप्रेरक, ठीक है। और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक, ठीक है। अब देखिए मैस्लो के अनुसार दो प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। तो जन्मजात अभिप्रेरक में क्या होता है? भूख, प्यास, नींद, भूख, प्यास, नींद, आराम, ये सारी चीज़ें जन्मजात अभिप्रेरक में आ जाती हैं। फिर देखते हैं हम अर्जित अभिप्रेरक में क्या क्या होता है। अर्जित अभिप्रेरक में है सामाजिकता आ जाती है, जो हम अर्जित करते हैं समाज से, सामाजिकता, प्रतिष्ठा, रुचि, ये सारी क्या है हमारी अर्जित अभिप्रेरक हैं। तो मैस्लो के अनुसार दो प्रकार के अभिप्रेरक हैं, जन्मजात या जन्मजात अभिप्रेरक, भूख प्यास नींद आता है इसके अंतर्गत। अर्जित अभिप्रेरक आता है सामाजिकता, प्रतिष्ठा और रुचि। अब अगला हम देखते हैं थॉमसन ने कितने प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं। थॉमसन ने, थॉमसन के अनुसार जी हाँ, थॉमसन ने भी दो प्रकार के बताए हैं। पहला हम देखते हैं कौन सा बताया है इन्होंने, स्वाभाविक एवं प्राकृतिक अभिप्रेरक। पहला बताया है स्वाभाविक एवं प्राकृतिक अभिप्रेरक। प्राकृतिक अभिप्रेरक, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बताया है कृत्रिम अभिप्रेरक, कृत्रिम अभिप्रेरक, ठीक है। तो थॉमसन ने दो प्रकार के बताए हैं अभिप्रेरक, स्वाभाविक एवं प्राकृतिक अभिप्रेरक, और दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरक। तो जो स्वाभाविक अभिप्रेरक है एवं प्राकृतिक अभिप्रेरक, उसमें दो प्रकार के आते हैं, खेलना और सुख प्राप्त करना। इन्होंने खेलना और सुख प्राप्त करने को स्वाभाविक प्राकृतिक अभिप्रेरक बताया, खेलना एवं सुख प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना। ये कौन से अभिप्रेरक हैं? स्वाभाविक एवं प्राकृतिक अभिप्रेरक। स्वाभाविक या प्राकृतिक बोल देंगे, एवं नहीं बोलेंगे, स्वाभाविक या प्राकृतिक अभिप्रेरक। दूसरा आता है कृत्रिम अभिप्रेरक। इसमें आ जाता है दंड, प्रशंसा, प्रोत्साहन, ठीक है। दंड हो गया कृत्रिम के अंतर्गत, प्रशंसा हो गया, प्रोत्साहन हो गया, ठीक है। तो ये हो गई थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक, स्वाभाविक और प्राकृतिक अभिप्रेरक, कृत्रिम अभिप्रेरक। स्वाभाविक में है खेलना एवं सुख प्राप्त करना, और कृत्रिम में है दंड एवं प्रोत्साहन। अब हम गैरेट के अनुसार भी देख लेते हैं। गैरेट के अनुसार भी दो प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं, जैविक अभिप्रेरक और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। गैरेट के अनुसार, गैरेट के अनुसार भी दो प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं, जैविक अभिप्रेरक, और दूसरा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, ठीक है। तो देखिए जैविक अभिप्रेरक में आते हैं भय, क्रोध, प्रेम, ये सारे जैविक अभिप्रेरक हैं। भय,
क्रोध, प्रेम। ये पूछते हैं कि किसके अनुसार ये अभिप्रेरक हैं, तो याद रखिएगा जैविक अभिप्रेरक में भय, क्रोध और प्रेम आता है। फिर जैविक अभिप्रेरक में आता है पलायन, जिज्ञासा, रचनात्मकता। पलायन, जिज्ञासा और रचनात्मकता। एक बार हम और देख लेते हैं। गैरेट के अनुसार 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए गए हैं, जैविक अभिप्रेरक और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरक में आता है भय, क्रोध और प्रेम। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक में आता है पलायन, जिज्ञासा और रचनात्मकता। तो आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है, अभी हमने देख लिया, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं और यह प्रेरक के प्रकार भी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पूछे जाते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। और पुराने जो हमने चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।